आप लोगों ने असाइनमेंट कर ली जो आपको दी थी? ये तकरीबन मुकम्मल है, बस थोड़ी बहुत रहती होगी। अब तो नहीं रहनी चाहिए, इतनी देर बाद क्लास हो रही है तो। जी वो पेपर्स की लगे रहे टेंशन में, तैयारी में, वो पता नहीं कब होने हैं। पेपर की तो ये असाइनमेंट भी पेपर की ही तैयारी थी, इसमें तो पेपर जाहिर है पेपर की जो वो तैयारियां। सेकंड सेमेस्टर के मिड और फाइनल रहते हैं। अच्छा, पिछले सेमेस्टर के। जी सर। शाहजेब अपना माइक अपने आप को म्यूट करो। हाँ जी, हाँ क्या कह रहे हैं? छठे सेमेस्टर के, पिछले सेमेस्टर के आपके? सेकंड की पिछले के, अच्छा इस वजह से। अच्छा, चलें वो ऐसा है कि मे बी यकम फरवरी से तो आप लोगों ने हार्ड कॉपी संभाल के रखनी है अपनी असाइनमेंट की, क्योंकि वो मैं रजिस्टर पे बनाई है। वो नहीं वैसे लैदा से बनाते, क्योंकि तब आपको वो फौरन मुझे सबमिट कराना होगी और मैं एवेल्युएट करके आपको फिर जो है ना, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली यकम फरवरी से आप लोगों की क्लासेस जो हैं वो स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, जो रेगुलर क्लासेस हैं। तो इसके अलावा हम लोग अब स्टार्ट करते हैं फिर। हाँ ओके सर। सर हमने इन्वर्जन एल्गोरिदम तक पढ़ लिया था। जी जी, वो एक्सरसाइज हमने कंप्लीट कर ली थी। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है वो हम लोग स्टार्ट करने लगे। वो मॉर्निंग वालों के साथ होगी थी ना बात। ओके सर, थैंक यू। अच्छा, आज हमने अभी जो एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है, नेक्स्ट एक्सरसाइज, वो देखिएगा। सर ये कम फरवरी से पेपर तो नहीं ना है हमारे? नहीं नहीं, पेपर यकम फरवरी से तो क्लासेस जो है वो रेगुलर क्लासेस स्टार्ट होनी है, यानी ऑनलाइन खत्म होके। अच्छा, एक्सरसाइज आज हमने स्टार्ट करनी है 1.6। एक्सरसाइज 1.5 तक लास्ट टाइम हमने कंप्लीट किया था और एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है 1.6। यस सर। ठीक है, लेकिन इससे पहले आप लोगों ने हमेशा जो एक काम किया करना है वो ये है कि आप लोगों ने इसके पीछे जो थ्योरम है उनकी स्टेटमेंट्स हमने पहले डिस्कस करनी है, फिर उसके बाद हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। क्योंकि वो स्टेटमेंट्स कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो बाद में आगे जाके यूज होते हैं, तो इसलिए जो है वो पहले हम लोग उन स्टेटमेंट्स को डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद जो है वो एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आप लोग सारे बुक्स निकाल लें। मैं आपको बताता हूँ पहले सबसे फर्स्ट थ्योरम जो है, जो आपको पेज नंबर बता देता हूँ। पेज नंबर है 61 और थ्योरम है 1.6.1। इसको कौन पढ़ेगा? पढ़े इसको, मैं फिर आपको बताता हूँ क्या कह रहा है। हाँ जी, जी भाई। जी सर। ये जो पेज नंबर 61 पे थ्योरम है 1.6.1, इसको पढ़े आप लोग, यानी एक बंदा ऊंची आवाज में पढ़े, फिर मैं आपको समझाता हूँ साथ साथ। ये हमने पहले थ्योरम्स की स्टेटमेंट्स डिस्कस करनी है, फिर उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज जो है वो स्टार्ट करेंगे। जी Theorem 1.6.1. A जी system of linear equations has 0, 1 or infinitely many solutions. There are no other possibilities. यानी इसका मतलब ये है कि जो भी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है उसकी तीन ही पॉसिबिलिटी हो सकती है। या तो उसका जीरो सोल्यूशन, जीरो से सोल्यूशन से मुराद ये है कि उस सिस्टम का कोई भी सोल्यूशन नहीं होगा। यानी इसका मतलब ये है कि वो इनकंसिस्टेंट सिस्टम होगा। आपको बताया था कि जिसका कोई सोल्यूशन एग्जिस्ट ना करे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का, उसको हम बोलते हैं इनकंसिस्टेंट सिस्टम। तो सेकंड ये है, वो कहता है या उसका यूनिक सोल्यूशन या वन सोल्यूशन होगा। आपको बताया था कि या उसका यूनिक सोल्यूशन हो सकता है अगर सोल्यूशन एग्जिस्ट करे, या फिर क्या हो सकता है, इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशंस हो सकते हैं। तो फिर इसमें ये ठीक है, ये तो हमें पता था पहले भी। आगे 1.6.2 पढ़ें जी। जी थ्योरम नंबर 1.6.2 पढ़ें आगे। If A is an invertible n cross n matrix, then for each n cross 1 matrix B, the system of equations Ax is equal to B has exactly one solution.
namely x is equal to A inverse B. हाँ जी, आपको बताया था कि कोई भी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है जो नॉन ट्रिवियल, वो जो उसका नॉन होमोजीनियस सिस्टम होता है, उसका जो एक स्टैंडर्ड फॉर्म है वो ये है ax इज इक्वल टू b। तो अगर इसमें a वाली मैट्रिक्स, यानी इसको मैट्रिक्स ऑफ कोफिशिएंट्स बोलते हैं, और इसको अभी हमने आगे जा करना भी है इसका, तो ये जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स है, अगर ये इन्वर्टिबल हो, इन्वर्टिबल तब होती है जब उसका इनवर्स एग्जिस्ट करे, और इनवर्स एग्जिस्ट उस वक्त करता है जब वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो। सिंगुलर मैट्रिक्स ऐसी मैट्रिक्स होती है जिसका डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 होता है, तो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ऐसी मैट्रिक्स होती है जिसका डिटर्मिनेंट जो है वो नॉट इक्वल टू 0 होता है। तो जब डिटर्मिनेंट नॉट इज इक्वल टू 0 तो फिर उसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है। वो कहता है अगर हमारे पास सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन गिवन है इस फॉर्म में ax इज इक्वल टू b में, और a जो है वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, तो फिर b की जो मर्जी वैल्यू हो उसका एक यूनिक सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, और वो सोल्यूशन क्या होगा, x इज इक्वल टू a इनवर्स b। और ये भी हमने अब आगे जाके फाइंड भी करना है, वो देख लीजिएगा, आगे हमने इससे रेलेवेंट क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, आगे पढ़ें जी, आगे पेज नंबर 63 निकाल लें और इसका थ्योरम नंबर 1.6.3 पढ़ेंगे। Let A be a square matrix. First part, if B is a square matrix satisfying BA is equal to identity matrix I, then B is equal to A inverse. Second option, B. If B is a square matrix satisfying AB is equal to I, then B is equal to A inverse. वो कहता है अगर A स्क्वायर मैट्रिक्स हो और A को B से मल्टीप्लाई करने से आइडेंटिटी मैट्रिक्स आए, चाहे B को A से मल्टीप्लाई करें या A को B से मल्टीप्लाई करें, तो आंसर क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आए, तो फिर वो एक दूसरे का इनवर्स होगी, यानी B जो है वो A का इनवर्स होगी, B जो है वो A का इनवर्स होगी। हमें पता है जब दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करने से आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है, तो इसका मतलब यही होता है कि वो दोनों मैट्रिसेस एक दूसरे का इनवर्स है, यानी जब हम उनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगी। ठीक है, आगे इससे नीचे ही इसी पेज पे 1.6.4 थ्योरम जो है, इसको इसकी स्टेटमेंट पढ़ें जरा। Equivalent statements. If A is an n cross n matrix, then the following are equivalent. अच्छा, पहले ये सुन लें कि इक्विवेलेंट स्टेटमेंट्स क्या होती हैं। इक्विवेलेंट स्टेटमेंट्स का मतलब है कि A से B निकलता है, B से C, यानी A से B का नतीजा निकलता है, B से C, C से D, D से E, E से F और F से वापस A। ठीक है जी, आप पढ़े। Number 1, A is invertible. Number 2, B, Ax is equal to 0 has only the trivial solution. अच्छा, ये देखिए, पहले तो A से B कैसे निकालते हैं। अगर A इन्वर्टिबल मैट्रिक्स हो, तो अगर Ax इज इक्वल टू 0 का मतलब है कि ये सिस्टम होमोजीनियस होगा। जो नॉन होमोजीनियस सिस्टम होता है उसको जनरली हम लिखते हैं Ax इज इक्वल टू B, और जो होमोजीनियस सिस्टम होता है उसको हम जनरली लिखते हैं Ax इज इक्वल टू 0। वो कहता है अगर A इन्वर्टिबल मैट्रिक्स होगी, तो फिर अगर उस इन्वर्टिबल मैट्रिक्स से जो होमोजीनियस सिस्टम बनेगा वो हमेशा उसका यूनिक यानी ट्रिवियल सॉल्यूशन होगा, और होमोजीनियस सिस्टम का ट्रिवियल सॉल्यूशन जो होता है वो हमेशा उसके जितने वेरिएबल होते हैं उनके आंसर्स के आते हैं, 0 आते हैं। यानी A से B ये है कि अगर A इन्वर्टिबल मैट्रिक्स होगी, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स फिर मैं बता दूं वो होती है जिसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है। तो इनवर्स उस सूरत में एग्जिस्ट करता है अगर उसका डिटरमिनेंट 0 ना हो। तो अगर A इन्वर्टिबल मैट्रिक्स होगी तो Ax जो इज इक्वल टू 0 जो होमोजीनियस सिस्टम होगा उसका हमेशा ट्रिवियल सॉल्यूशन होगा, यानी उसके सारे वेरिएबल की वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। आगे C part, the reduced row echelon form of A is inth. D part, ये देखें, B अगर ये है कि Ax इक्वल टू 0, यानी अगर किसी सिस्टम का होमोजीनियस सिस्टम का ट्रिवियल सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता हो, तो वो जो उसकी मैट्रिक्स होती है कोफिशिएंट्स की, वो उसको जब हम रिड्यूस्ड एचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो वो लाजमी तौर पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनती है। ठीक है, इसका मतलब ये है। आगे B part, A is expressible as a product of elementary matrices. लास्ट टाइम आपको बताया था एलिमेंट्री मैट्रिक्स क्या होती है, ऐसी मैट्रिक्स जिसपे सिंगल रो ऑपरेशन किया जाए, एक से ज्यादा रो ऑपरेशन ना हो, ओनली सिंगल रो ऑपरेशन परफॉर्म किया गया हो, उस मैट्रिक्स को हम एलिमेंट्री मैट्रिक्स कहते हैं। तो अगर हमारे पास ऐसा है कि हम किसी मैट्रिक्स को रिड्यूस्ड एचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करें तो वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाए, तो वो लाजमी तौर पर ऐसी मैट्रिक्स होगी जिसको हम एज अ प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्री मैट्रिक्स लिख सकते हैं। यानी
बहुत सारी एलिमेंट्री मैट्रिक्स लेके जब हम उनका प्रोडक्ट करेंगे तो वो लाजमी तौर पर वो एक मैट्रिक्स आ जाएगी। हाँ जी, E part AX is equal to B is consistent for every n cross 1 matrix B. ये देखिए ये नॉन होमोजीनियस सिस्टम है, यानी वो पीछे से हम पढ़ते आ रहे हैं, चूंकि ए इन्वर्टिबल भी है, ऊपर वाली पीछे वाली सारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती जा रही हैं, तो अगर इन्वर्टिबल मैट्रिक्स हो तो उसका लाजमी तौर पर सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है, यानी कंसिस्टेंट होता है वो सिस्टम। क्योंकि जो होमोजीनियस सिस्टम होता है वो तो होता ही कंसिस्टेंट, आपको बताया था। जो नॉन होमोजीनियस सिस्टम होता है वो कंसिस्टेंट भी हो सकता है और इनकंसिस्टेंट भी हो सकता है। लेकिन अगर ए इन्वर्टिबल मैट्रिक्स होगी या ए को हम एक्सप्रेसिबल कर सकेंगे एलिमेंट्री मैट्रिक्स, प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्री मैट्रिक्स में, या अगर हम उसको रिड्यूस करें तो वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनेगी, यानी कोई भी ऊपर वाली प्रॉपर्टी पूरी हो जाए तो फिर ये जो सिस्टम AX इक्वल टू B होगा, नॉन होमोजीनियस सिस्टम, ये लाजमी तौर पर कंसिस्टेंट होगा, यानी इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। और अगले पार्ट में वो ये कह रहा है कि इसका अगर सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा तो वो यूनिक सॉल्यूशन होगा, यानी इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन नहीं होंगे। ठीक है ना, बस यही था ये थ्योरम जी। आगे है अच्छा ठीक है, ये आगे एक्सरसाइज पे आ जाएं। एक्सरसाइज है 1.6 और इसके क्वेश्चन आपने करने हैं 1 से लेकर 20 तक। ठीक है, तो मैं आप लोगों के साथ बोर्ड शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, उस बोर्ड पे आपके मॉर्निंग वालों बच्चों ने मुझसे क्वेश्चन करवाए भी हैं, अगर वही रिपीट कराने हैं वही करवा लें, अगर आपने कोई नया क्वेश्चन करवाना हुआ तो आप लोग नया क्वेश्चन भी साथ करवा लेना। ठीक है, ये देखें, ये मैंने आपके सामने लिख दिया है, ये एक्सरसाइज है 1.6 और इसके हमने जो क्वेश्चन करने हैं 1 से 20, ऊपर लिखा हुआ है कि एक्सरसाइज 1.6 है और इसके क्वेश्चन करने हैं हमने 1 से 20 तक। तो सबसे पहले 1 से लेकर जो 8 तक क्वेश्चंस हैं, उन्होंने मुझसे क्वेश्चन नंबर 8 करवाया है। तो 1 से लेकर जो 8 तक क्वेश्चन है उनमें हमने इस सिस्टम को सॉल्व करना है, वो जो आप एफएससी या मैट्रिक में मेथड अपनाते थे उस मेथड के थ्रू, यानी मैट्रिक्स को इन्वर्टिबल करके। ये देखिए, आपको पता है ये जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, चलें पहले इस क्वेश्चन को देख लेते हैं, अगर आपने इनमें से कोई और भी करवाना हुआ तो मैं कर दूंगा, लेकिन अभी पहले इस क्वेश्चन को चेक कर लेते हैं। ये देखें, ये क्वेश्चन नंबर 8 ये जो है ना, ये गिवन है, ये देखें ये क्वेश्चन गिवन है। ठीक है, और इसको हमने इसकी कोफिशिएंट मैट्रिक्स जो है उसका इनवर्स लेके इसको सॉल्व करना है। तो पहले तो इसकी कोफिशिएंट मैट्रिक्स कैसे बनती है, आपको पता है इस सिस्टम को अगर हम मैट्रिक्स फॉर्म में लिखें तो ये वाला आ जाएगा, ये जो नीचे सिस्टम बना हुआ है ये देखें, इस चीज का तो पता है ना, अगर हम इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखे तो ये जिसपे मैंने अभी गुड लगाया है ये सिस्टम बन जाएगा। ऐसे ही है कि नहीं, ये क्लियर है कैसे बना है मैट्रिक्स फॉर्म में? भाई अपनी माइक म्यूट करें और मुझसे बात करनी है, फिर माइक जो है वो ऑन रखें, अदरवाइज म्यूट करें। हाँ जी बताएं जी। भाई ये जो ऊपर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन लिखा हुआ है इसको नीचे मैट्रिक्स फॉर्म में लिखा है, ये क्लियर है कैसे लिखा है? यस सर क्लियर है, पता है ना। अच्छा, ये जो बनी है जिसको मैंने ये जो मैट्रिक्स बनी है ये वाली जो है, इसको मैट्रिक्स ए बोलते हैं। ये जो है x1 x2 ये जो कॉलम मैट्रिक्स है इसको हम मैट्रिक्स x बोलते हैं और स्मॉल x, और ये जो एंड वाली होती है इसको हम b बोलते हैं। तो ये एक नॉन होमोजीनियस सिस्टम है, समझ आ गई है? आपको बताया ना, आपको पहले ही बताया था कि मैं साइड पे लिख रहा हूँ कि जो नॉन होमोजीनियस सिस्टम है उसको हम ये लिखते हैं ax इक्वल टू b। अभी जो थ्योरम पीछे कर रहे थे उसमें भी आपको बताया था, जो होमोजीनियस सिस्टम है उसको हम लिखते हैं ax इज इक्वल टू 0। तो ये ऊपर वाला जो है वो नॉन होमोजीनियस सिस्टम है और नीचे वाला जो है वो होमोजीनियस सिस्टम है। और ये जो क्वेश्चन हमें गिवन है ये एक क्या है, नॉन होमोजीनियस सिस्टम। ठीक है, इसको हमने पहले मैट्रिक्स फॉर्म में लिखा है, अब वो कहता है इसको सॉल्व करें आप लोग इन मैट्रिक्स को इन्वर्टिबल करके। मैं सिस्टम को सॉल्व करने का मतलब ये होता है कि हमने ये जो उसमें वेरिएबल इन्वॉल्व हैं इनकी वैल्यू फाइंड करनी है। अगर आप वेरिएबल देखें तो x1 x2 x3 है, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो ये देखिएगा ax इक्वल टू b बनता है, तो x a उधर जाके इन्वर्स हो जाएगा, तो ये फार्मूला बन जाता है। ये आपने एफएससी में भी किया होगा मैट्रिक x इक्वल टू a इन्वर्स b। ठीक है, अच्छा ऐसा है कि ये अजान होने लगी है, आप लोग यहीं रहे, बस अजान के फौरन बाद जो है मैं आपको यहीं से कंटिन्यू कराता हूँ। ठीक है, टू ए इनवर्स बी आ जाएगा।
यहां तक क्लियर है? ये कैसा आया है? ये जो मैंने यहां तक ये वाला आपको कराया है, ये पता चल गया? ये वैसे मैट्रिक एफएससी में भी आपने किया हुआ है। जी यहाँ जी तक हो क्लियर है? गया हो गया। जी 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 जी। जी। आगे देखें, आगे हमने अगर आप देखें तो बी तो हमारे पास गिवन है, एक्स की हमने वैल्यू फाइंड करनी है, ए भी गिवन है लेकिन ए इनवर्स हमारे पास नहीं है। ये जो ए इनवर्स है इसकी वैल्यू हमने फाइंड करनी है, ये जो ए इनवर्स है। तो ए इनवर्स, एक तो मैंने आपको लास्ट टाइम मेथड बताया था ए इनवर्स फाइंड करने का, जो इन्वर्जन एल्गोरिदम के थ्रू हमने ए इनवर्स फाइंड किया था। एक दूसरा मेथड है जो मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर के थ्रू आप लोग फाइंड करते हैं, ये भी आपने एफएससी में किया होगा ये मेथड। तो मैं अब आपको ये यहीं पे कराने लगा हूं, ठीक है? ये देखिएगा, यानी इनवर्स आप चाहें तो उस इन्वर्जन एल्गोरिदम से भी इस मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड कर सकते हैं, लेकिन अभी हम लोग जो हैं वो इस मेथड से करने लगे हैं। देखें, सबसे पहले आपने जब भी इनवर्स फाइंड करना है, अब आप यहां से ये इस स्टेप के बाद हम लोग यहाँ पे आ गए हैं। ये देखिएगा, जिस भी मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड करना होता है सबसे पहले हम उसका डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। अब डिटर्मिनेंट आगे हमने चैप्टर भी पढ़ना है डिटर्मिनेंट का, लेकिन डिटर्मिनेंट एक्सपेंड करना तो सबको आता होगा। हमने इसको फर्स्ट रो से इसका डिटर्मिनेंट एक्सपेंड किया है इस मैट्रिक्स का। ये देखें, ये मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स मैं वैसे साइड पे फिर आपको लिख देता हूँ, वैसे तो वहां पे लिखी हुई है ये ए मैट्रिक्स जो है। तो इस मैट्रिक्स का सबसे पहले हमने क्या फाइंड किया है? डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट फाइंड करना आता है कि नहीं मैट्रिक्स का? जी भाई, ये मैट्रिक्स है, ये देखें सर ये 3/3 का डिटर्मिनेंट करना आता है, ये मसला नहीं है। ये 3 सर आता है, एक दफा रिवाइज करवा दें। ये देखिए, ये मैट्रिक्स मैंने इधर लिख दी है। इसका डिटर्मिनेंट आपने कैसे फाइंड करना है? आप डिटर्मिनेंट जो है या तो फर्स्ट रो से या फर्स्ट कॉलम से, या सेकंड रो से, सेकंड कॉलम से, थर्ड रो से, किसी भी रो या किसी भी कॉलम से आप इसको एक्सपेंड कर सकते हैं डिटर्मिनेंट को। लेकिन हम लोग पहले हमेशा नॉर्मली हम इसको फर्स्ट रो से एक्सपेंड करते हैं। तो फर्स्ट रो से पहले देखिए हम लोग इसको क्या लिख लेंगे? चले मैं ना इसको दोबारा लिख देता हूँ यहाँ पे मिटा के, ठीक है, डिटर्मिनेंट को। ये देखिए, सबसे पहले जब हम फर्स्ट रो से एक्सपेंड करेंगे तो पहले क्या लिखेंगे? यहाँ पे 1 लिखेंगे, ठीक है। अब हमने 1, ये 1 है, 1 ये वाला है, ठीक है। अब हमने 1 से रेलिवेंट रो और कॉलम छोड़ देना है, बाकी का क्या बना लेना है? डिटर्मिनेंट। तो बाकी का डिटर्मिनेंट क्या होगा? 5, 5, 5 और 8। और आपको पता है 5 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? यहाँ पे 40 आ जाएगा, ठीक है। दरमियान में क्या आता है? माइनस, और उसके बाद 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? 25 आ जाएगा, ठीक है। ये देखिए, अब पहला एंटिटी प्लस होती है, दूसरी क्या होती है? माइनस। 1 के बाद आप अगर फर्स्ट रो में देखें तो क्या आता है? 2 आता है, 2। अब देखिए, 2 से रेलिवेंट रो और कॉलम छोड़ देंगे। 2 से रेलिवेंट रो जो है वो फर्स्ट रो है और कॉलम जो है वो सेकंड कॉलम है, वो छोड़ देंगे। बाकी का हमने डिटर्मिनेंट बनाना है। बाकी बचता है 2, 5, 3, 8। तो इसका जब हम डिटर्मिनेंट बनाएंगे तो 2 8 से मल्टीप्लाई होगा, तो 2 8 जार क्या होता है? 16। और माइनस 5 जो है वो 3 से मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा? 15, ठीक है। आगे पहला प्लस होता है, दूसरा माइनस होता है, तीसरा फिर प्लस होता है, तो आगे क्या आ जाएगा? 3। अब आगे अगला एलिमेंट इसका 3 है, फर्स्ट रो का लास्ट एलिमेंट जो है। अब अगर आप देखें, पहले हमने 3 से रेलेवेंट रो और कॉलम को छोड़ देना है। तो 3 से रेलेवेंट जो रो बनती है वो फर्स्ट रो है, और 3 से रेलेवेंट जो कॉलम बनता है वो थर्ड कॉलम है। जब हम इनको छोड़ देंगे तो आगे हमारे पास 2, 5 और 3, 5 बन जाता है। 2, 5 और 3, 5। 2, 5 और 3, 5 का जब डिटर्मिनेंट खोलेंगे तो 2 5 जार 10 होता है, माइनस 3 5 जार 15 होता है। जी, पता चला कैसे एक्सपेंड किया है? जी भाई, नहीं पता चला? यस सर, पता चल गया पता सर। अब देखिए, अब आपने क्या करना है, ये देखें, 40 में से 25 माइनस किया तो बाकी क्या आ गया? 15 आ गया। अब 15 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या रहेगा? 15 ही रहेगा। बाकी यहाँ पे क्या आ जाएगा? -2 इंटू, ये देखिए 16 में से 15 माइनस किया तो क्या आ गया? 1। 1 से -2 मल्टीप्लाई होके क्या होगा? -2 ही होगा। आगे क्या आ जाता है? +3। आगे 10 में से 15 माइनस किए तो क्या आ गया? -5 आ गया। -5 जब 3 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा? -15, ठीक है।
अब अगर आप देखें तो +15 और -15 आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल, और आंसर क्या आ जाएगा, -2। अच्छा, अगर डिटर्मिनेंट का आंसर 0 आ जाए तो इस तरह की मैट्रिक्स को कहते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स, और उसका इनवर्स पॉसिबल नहीं होता। लेकिन यहाँ पे चूंकि डिटर्मिनेंट जो है ए का वो 0 नहीं आया बल्कि -2 आ गया, तो इसका मतलब है ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। जो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है उसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है। आगे देखिए, आगे हमने इसकी मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर फाइंड करनी है। तो कोफैक्टर कैसे फाइंड करते हैं, याद रखिए कोफैक्टर ऐसे फाइंड करते हैं, ये देखिए ये मैं लिखने लगा हूं, ये पहली एंटिटी जो है इसको हम कहते हैं A11, दूसरी एंटिटी को कहते हैं A12, कैपिटल A12, और तीसरी एंटिटी को क्या कहते हैं, A13। इसी तरह सेकंड रो की जो पहली एंटिटी है उसको हम कहते हैं A21, A22 और A23। इसी तरह थर्ड एंटिटी, थर्ड रो जो है उसमें क्या हो जाएगा, A31, A32 और A33। ये मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स है। तो सबसे पहले हम A11 की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो इसका फार्मूला ये होता है, A11 है, आपने यहाँ पे -1 लिखना है और नीचे जो सबस्क्रिप्ट है 11 सबस्क्रिप्ट है ना, तो इनको ऊपर क्या कर लेना है, आपने ऐड कर लेना है। तो ये देखें हम क्या लिखेंगे, -1 रेज टू पावर 1 + 1, और अब ये देखिए जो कोरस्पॉन्डिंग A11 की एंटिटी है वो ये है 11। इससे रेलिवेंट रो और कॉलम आपने छोड़ देना है, बाकी क्या बचता है, ये 5 5 5 और 8, इसका आपने डिटर्मिनेंट बना लेना है। ये देखिए यहाँ पे इसका डिटर्मिनेंट बन गया। अब -1 की पावर जब 1 + 1 होगा तो वो क्या आ जाएगा, -1 की पावर 2, ये देखिए यहाँ पे। और इसी तरह इसका जो डिटर्मिनेंट एक्सपेंड करेंगे, 5 8 * 40 -5 5 * 25, तो ये आ जाएगा 40 - 25। 40 - 25 कितना होता है, 15 होता है। और बाई जो है -1 की पावर 2 है, तो आपको पता है जब माइनस के ऊपर इवन पावर हो तो आंसर पॉजिटिव होता है। तो -1 की पावर 2 जो है वो क्या आ जाएगा, +1 आ जाएगा। +1 जब 15 से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास आंसर 15 ही आ जाएगा। पता चला A11 कैसे कैलकुलेट किया है। सर काइंडली रिपीट कर दें सर। भाई मैंने इतना आराम से स्लो बताया है, और एफएससी में भी आपने किया हुआ है, मुझे तो हैरत है एक ही चीज को आप बार बार कराई जा रहे हैं। चले चले सर मैं कोई बात नहीं, करवा दें। मैं रिपीट ही करने लगा हूं भाई, ये मैं मिटा के दोबारा लिख देता हूँ आपको। ये देखिएगा A11 है, तो सबसे पहले तो आपने क्या लिखना है, A11 है ना, तो आपने लिखना है -1 की पावर जो इसके सबस्क्रिप्ट होंगे, इसके सबस्क्रिप्ट है 1 1, तो आपने यहाँ पे क्या लिखना है, 1 + 1। अब A11 ये वाला एलिमेंट है जिसपे मैंने गुड लगाया है। अब इससे रेलिवेंट रो और कॉलम आपने छोड़ देना है, बाकी क्या बचता है, बाकी जो बचेंगे 4 एलिमेंट्स उनका आपने डिटर्मिनेंट बना लेना है, 5 5 5 और 8। पता चला कैसे लिखा है, ये बताएं जी। Yes, sir. जी आगे देखिए, -1 की पावर क्या बन जाएगी, 2 बन जाएगी। ठीक है, अब देखें इसको 5 को 8 से मल्टीप्लाई करें तो 8 5 जार कितने होता है, 40, माइनस 5 को 5 से करेंगे तो क्या आ जाएगा, 25। अब आपको पता है -1 की पावर 2 जो है वो तो +1 आ जाना है। ठीक है, और आगे देखिए 40 में से 25 माइनस होगा तो कितना आ जाएगा, 15। 15 मल्टीप्लाई बाय 1 आंसर क्या आ जाएगा, 15। ठीक है, हाँ जी ये क्लियर हुआ पहला। 2 3 और करता हूं फिर मजीद क्लियर हो जाएगा। ये पहला क्लियर हो गया कि नहीं, ये बताएं। हो गया। अब देखिए, अब अपने सेकंड एलिमेंट जो है वो क्या है, वो कोरस्पॉन्डिंग है A12 के। तो आपने यहां पे क्या लिख देना है, पहले -1 रेज टू पावर क्या लिख देना है, 1 + 2। ठीक है, अगर सेकंड एलिमेंट देखे तो ये वाला है, ये वाला जिसको मैंने अभी एनसर्कल किया है। अब इससे रेलिवेंट रो जो है वो फर्स्ट रो बनती है, और इससे रेलिवेंट कॉलम जो है वो क्या बनता है, सेकंड कॉलम बनता है। तो इनको जब हम फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को काट देंगे तो बाकी क्या बचेगा हमारे पास, बाकी बचेगा 2 5 3 और 8, 2 5 3 और 8। जी पता चला ये कैसे लिखा है मैंने। जी भाई नहीं पता चला, पता लग गया लग गया लग गया।
अब देखिए यहाँ पे फिर क्या आ जाएगा, -1 रेज टू पावर 3, 1 + 2 3 हो जाएगा। और इसको जब एक्सपेंड करेंगे तो 8 2 क्या होता है 16, -5 3 क्या होता है 15। ठीक है, अब आपको पता है जब पावर ऊपर ऑड हो तो -1 की पावर 3 जो है वो -1 आ जाएगा, पावर इवन हो तो आंसर प्लस आता है वरना माइनस। 16 में से 15 माइनस करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा 1, 1 और -1 जब आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो आंसर क्या आ जाएगा -1। जी क्लियर हो गया। बताएं जी। जी सर हो गया है। आगे देखिए, आगे हमने A13 फाइंड करना है। तो अभी मैंने आपको फार्मूला बताया है, जब आपने A13 फाइंड करना है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, -1 की पावर क्या लिखेंगे 1 + 3, जो सब्सक्रिप्ट होगा उनको ही आपने ऐड कर देना। आगे डिटर्मिनेंट आना है। ये देखिए A13 जो है वो ये वाला एलिमेंट है, तो इससे रेलिवेंट आपने ये वाली रो कैंसिल कर दी और इससे रेलिवेंट ये कॉलम भी कैंसिल कर दिया। तो बाकी आपके पास ये 4 बचे हैं, 2 5 3 और 5। तो आप यहाँ पे फिर क्या लिखेंगे 2 5 3 और 5। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे -1 की पावर क्या हो जाएगी, 1 + 3 कितना हो जाएगा 4, -1 रेज टू पावर 4। और इसको जब आप एक्सपेंड करेंगे तो 5 2 कितने होता है 10, दरमियान में माइनस, 5 3 कितने होता है 15। ठीक है, तो ये देखिए -1 की पावर जब इवन आ जाएगी तो ये आंसर क्या आ जाएगा +1 आ जाएगा। और 10 में से 15 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा -5 आ जाएगा। तो -5 को जब आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा -5। हाँ जी क्लियर हुआ है। जी भाई। जी सर जी सर। आगे देखिए अगला एलिमेंट है A21। A21 ये वाला एलिमेंट बनता है जिसको मैंने अभी एनसर्कल किया है, ये देखें ये वाला A21, ये वाला 2 एलिमेंट। अब इससे रेलिवेंट रो जो है वो सेकंड रो है, सेकंड रो आपने काट दी, और इससे रेलिवेंट कॉलम जो है वो फर्स्ट कॉलम है, फर्स्ट कॉलम काट दिया। बाकी क्या बचा, ऊपर बचा 2 3 और नीचे क्या बचा 5 8। तो ये देखें, ये लिख दिया फिर 2 3 5 और 8, इसका डिटरमिनेंट पता चला A21 कैसे लिखा है। जी सर लग गया। अब देखिए ये -1 की पावर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, और जब इसको एक्सपेंड करेंगे तो 8 2 16 और 5 3 15, 16 -15 ये 1 बन जाएगा, और -1 की पावर जो 3 है वो -1 बन जाएगा। -1 और 1 आपस में मल्टीप्लाई होके -1 आ जाएगा। A21 ये आ गया। हाँ जी क्लियर हुआ है बेटा। यस सर। आगे देखें A22 है। A22 पहले तो ये देखिए जब A22 फाइंड करेंगे ये वाला, -1 की पावर क्या लिखेंगे 2 + 2, जिसपे मैंने अभी गुड लगाया, और A22 का मतलब है ये वाला एलिमेंट। अब इससे रेलिवेंट रो जो है वो सेकंड रो है वो कैंसिल हो जाएगी, रेलिवेंट कॉलम जो है सेकंड कॉलम है ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो एंड वाली जो कॉर्नर वाली एलिमेंट्स हैं वो आ जाएंगे, और इसके कॉर्नर में है 1 3 3, ऊपर वाले कॉर्नर में 1 3 है, और नीचे वाले जो है रो उसके कॉर्नर जो है वो 3 8 है। तो ये आ जाएगा 1 3 3 और 8 ये वाला। तो इसको जब आगे आपको एक्सपेंड तो करना आता है, ये -1 की पावर 4 बन जाएगा, और एक्सपेंड करेंगे 8 1 8 -3 3 9। तो 8 9 क्या आ जाएगा -1 आ जाएगा, और -1 की पावर 4 जब वो 1 आ जाएगा, 1 -1 से मल्टीप्लाई होकर आंसर क्या आ जाएगा -1 आ जाएगा। हाँ जी जी भाई क्लियर हुआ। जी सर। अब देखें, अब आपको एक आध और एलिमेंट का बता देता हूँ, बाकी आपको आइडिया तो हो सर गया ये होगा कैसे। अब हम ये कर लेंगे, सबको समझ आ गई होगी। ये को फैक्टर पे आ जाए अब। जी ठीक है। अब ये देखें, ये चले एक और बता देता हूँ फिर आपको या सर आगे। एक और सवाल कर दे, मेरी थोड़ा सा और हो जाएगा क्लियर। मैं कर दे। ये देखिए मैंने इसलिए दोबारा लिख लिया है कि वो उसमें बात बताता है। ये देखिए आपने सपोज A22 फाइंड करना है, ये A22 को फैक्टर है ना, तो जो भी जिसका भी को फैक्टर आपने फाइंड करना है उससे रेलिवेंट रो और कॉलम को आपने काट देना होता है। बाकी क्या बचता है, बाकी ये देखिए 1 3 और नीचे क्या बता है 3 और 8, और वो आपने यहाँ पे लिख लिया, और इस तरह से आपने A22 फाइंड कर लिया। आगे A23 फाइंड करना है, तो ये A23 है जिसको मैं अभी अनसर्कल किया है। तो इससे रेलिवेंट रो जो है वो सेकंड रो ही बनती है, वो भी काट दी, और कॉलम जो है वो थर्ड कॉलम बनता है। सेकंड रो और थर्ड कॉलम काट दे तो फिर आपके पास जो एलिमेंट बचते हैं 1 2, और नीचे क्या बचता है 3 और 5। तो ये देखें
1 2 3 और 5 यहाँ पे लिखती हैं, और साथ -1 की पावर ये सब्सक्रिप्ट आ जाएंगे 2 + 3, तो -1 की पावर क्या बन गया 5 बन गया, और इसको जब एक्सपेंड करेंगे 5 1 ज़र 5 -3 2 ज़र 6, तो ये 5 - 6, तो ये देखिए -1 की पावर 5 जो है आपको पता है ऑड पावर है, तो ये -1 आ जाएगा, और 5 - 6 जो है वो ये भी -1 आ जाएगा। -1 जब -1 से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर क्या आ जाएगा +1 आ जाएगा। इसी तरीके से A31 के जब आपने फाइंड करना है, ये A31 है, तो इससे रेलिवेंट रो ये वाली रो है, और इससे रेलिवेंट कॉलम ये वाला कॉलम कैंसिल कर देंगे, बाकी ये 4 आपके पास बचेंगे 2 3 5 5, तो ये देखिए 2 3 5 5 यहाँ पे लिख दिया, और इसके अलावा पीछे जो है इसके -1 की पावर क्या आ जाएगा 3 + 1, तो 3 + 1 जो है वो क्या बन जाता है -1 की पावर 4, और यहाँ पे क्या बन जाता है, अच्छा लेस देन 1 मिनट रह गया मीटिंग का, जो ही ये मीटिंग खत्म हुई साथ ही आपने सेकंड मीटिंग ज्वाइन कर लेनी है, क्योंकि मैंने साथ ही स्टार्ट कर देनी है सेकंड मीटिंग, ठीक है। और इसके अलावा हमने ये भी डिसाइड करना है कि हम लोग जो है वो फ्राइडे को जो क्लास मिस हुई है वो फ्राइडे को क्या टाइमिंग रखनी है आप लोगों ने क्लास की, ठीक है। तो ये देखिएगा यहाँ पे फिर अगर आप देखें तो -1 की पावर क्या हो जाएगा 4, और जी भाई जी जी ओके करें। आगे देखिए, आगे देखें, ये तो मैट्रिक्स का कोफैक्टर्स ऑफ ए है, लेकिन हमारे पास इनवर्स फाइंड करने का जो फार्मूला वो है एडजॉइंट ऑफ ए ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट ऑफ ए कैसे फाइंड करना है, ये जो ऊपर वाली मैट्रिक्स है इसका आपने ट्रांसपोज लेना है, ये जो ऊपर वाली मैट्रिक्स है इसका आपने क्या लेना है ट्रांसपोज। मैं यहाँ पे सपोज कर लेता हूँ कि मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स ऑफ ए जो है इसका नाम मैं क्या रख देता हूँ बी, तो जो फिर एडजॉइंट ऑफ ए होगा वो क्या होगा कि जो मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर फाइंड किया उसका क्या लेना है ट्रांसपोज लेना है। तो आपको पता है ट्रांसपोज आप कैसे लेते हैं, यानी बी का क्या लेना है आपने ट्रांसपोज लेना है ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रांसपोज लेंगे तो बाई चांस वापस वही मैट्रिक्स बन जाती है, जरूरी नहीं हमेशा वापस वही मैट्रिक्स बनेंगे, ठीक है। तो जब एडजॉइंट ऑफ ए हमने लिया तो बी का ऊपर ट्रांसपोज दिया, ट्रांसपोज आपको बताया था रोज को कॉलम में चेंज कर दें या कॉलम्स को रोज में चेंज कर दें, तो आपके पास वो जो है ट्रांसपोज आ जाता है। तो ये फिर एडजॉइंट ऑफ ए जो है वो बी का ट्रांसपोज लेने से हमारे पास ये वाला आ गया। आगे हमने इनवर्स फाइंड करना है, तो इनवर्स फाइंड करने का फार्मूला ये है एडजॉइंट ऑफ ए ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ठीक है। तो एडजॉइंट ऑफ ए जो है ये ऊपर वाले का है, ठीक है, नीचे डिटर्मिनेंट ऑफ ए आपने ऊपर देखा था, ये देखिएगा कि हमने डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो है वो -2 निकाला था, ये देखिए, ये सबसे पहले आपने हमेशा डिटर्मिनेंट फाइंड करना होता है, ये देखिए, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो है ये हमने क्या निकाला था -2 निकाला था, ठीक है। तो वो -2 जो है उससे हमने डिवाइड कर दिया, ये देखिए। अब हमने इनवर्स फाइंड किया है एडजॉइंट ऑफ ए ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ठीक है। तो ये देखिए ए, अब एडजॉइंट ऑफ ए हमारे पास ये वाली मैट्रिक्स आ गई, अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए ये है -2, इसका मतलब होता है कि हर एलिमेंट जो है वो मैट्रिक्स का -2 से डिवाइड होगा। तो जब हम हर एलिमेंट को डिवाइड कर देंगे तो पहला वाला एलिमेंट जो है वो -15/2, दूसरे वाला एलिमेंट -1/-2, तो माइनस माइनस से कैंसिल 1/2, तीसरे वाला एलिमेंट -5/-2, उसमें माइनस माइनस से कैंसिल 5/2। इसी तरह बाकी जो दो रोज है इनमें भी हर एलिमेंट जो है वो -2 से डिवाइड होके आपके पास जो ए इनवर्स है वो ये वाली मैट्रिक्स बन जाएगी। पता चला ए इनवर्स कैसे कैलकुलेट किया भाई? जी 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 ठीक है। लास्ट टाइम मैंने आपको ए इनवर्स कैलकुलेट करने का जो मेथड बताया था वो इन्वर्जन एल्गोरिथम था। तो आज मैंने जो अभी आपको बताया है वो ये है कोफैक्टर्स के थ्रू जो है
वो उसका जो है इनवर्स फाइंड करना। ठीक है, अब अल्टीमेटली तो हमने इस सिस्टम को सॉल्व करना था x इज इक्वल टू a इनवर्स b। ये जो सिस्टम है, ये जो ऊपर मैंने बनाया था, तो अल्टीमेटली तो हमने इसको सॉल्व करना था x इज इक्वल टू a इनवर्स b। तो इसमें आपको पता है हमें a इनवर्स अननोन था, तो a इनवर्स अभी हमने ऊपर फाइंड किया, उसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी, और जो b है उसकी वैल्यू जो गिवन है वो है b1 b2 b3। आपको बाकी क्वेश्चन में स्पेसिफिक वैल्यूज गिवन है, इस क्वेश्चन में कोई स्पेसिफिक वैल्यू नहीं, बल्कि ये वेरिएबल्स गिवन है b1 b2 और b3। और आपको पता है x किसके इक्वल है, x1 x2 और x3। तो अब आपने क्या करना है, इन दोनों मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। मल्टीप्लाई करना तो आपको बताया पहले भी कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, फिर थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, क्योंकि इसमें यही है। तो मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास ये वाला इसका आंसर आ जाएगा। इसमें जो पहले वाला आंसर है वो x1 का आंसर होगा, जो सेकंड वाला है वो x2 की वैल्यू होगी, और जो थर्ड वाला है वो x3 की वैल्यू होगी। तो इस तरह से हमने इस सिस्टम को जो है वो सॉल्व किया है। हाँ जी बेटा, इसमें किसी को कोई इशू कोई प्रॉब्लम है वो पूछ ले। जी भाई, आज आप लोग कोई बोल ही नहीं रहे, क्या हो गया आप लोगों को? जी सर, जी सर। क्लियर है बेटा? यस सर ओके सर। ठीक है। अच्छा, अब आप बुक देखें जरा। बुक के मैंने कहा था कि आपने ये जो आपको बुक यूनिवर्सिटी की तरफ से रिकमेंडेड है, एलिमेंट्री लीनियर अलजेब्रा, ये क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 8 तक आपको बताया था कि ये सारे के सारे इसी मेथड से होने हैं। तो अब बाकी क्वेश्चन आप लोग कर लेंगे कि कोई और करवाना होगा आप लोगों ने मुझसे? मेथड 100% सेम है ये। सर ठीक है, हो जाएंगे, हो जाएंगे ना ये सर। अगर जी जी ये होमोजीनियस सिस्टम है जी तो जी। फिर तो ये 0 हो जाएगा ना, ये a इनवर्स इंटू b। नहीं, होमोजीनियस सिस्टम तो इस मेथड से सॉल्व ही नहीं ना होता। होमोजीनियस सिस्टम जो है उसको तो हम लोग वही गॉसियन मेथड या गॉस एलिमिनेशन मेथड या गॉस जॉर्डन मेथड से करते हैं। गॉसियन एलिमिनेशन मेथड या गॉस जॉर्डन मेथड से करते हैं, ठीक है ना? सर वो तो इस मेथड से होना ही नहीं ना सॉल्व। उसका सॉल्यूशन इस मेथड जो आपको बताया था कि होमोजीनियस सिस्टम जो है वो इज ऑलवेज कंसिस्टेंट, और इसका एक सॉल्यूशन तो लाजमी एग्जिस्ट करता है कि सबकी वैल्यू 0 होगी। तो इस मेथड से अगर हम उसको सॉल्व करेंगे तो इस मेथड से उसकी इसमें हर एलिमेंट की वैल्यू 0 आ जाएगी। वो तो हमें पहले ही पता है कि होता है। याद रखिए, फिर मैं रिपीट कर दूं कि जो नॉन होमोजीनियस सिस्टम है हम नॉर्मली उसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं कि ax इज इक्वल टू b, और ये नॉन होमोजीनियस सिस्टम है। और जो होमोजीनियस सिस्टम है उसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं ax इज इक्वल टू 0, क्योंकि उसमें हर इक्वेशन जो है वो किसके इक्वल होती है? 0 के इक्वल होती है। ठीक है जी, क्लियर हो गया? जी जी। आगे क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर जो 12 तक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 टू 12, वो जो क्वेश्चन है वो सारे हमने जिस तरह पिछले क्वेश्चन किए थे ना, गॉसियन एलिमिनेशन मेथड या गॉस जॉर्डन मेथड से, उस तरह से करने हैं। यानी हमने जो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स लेनी है, क्वेश्चन के ऊपर अगर आप देखें, अगर आप लोगों के पास बुक होनी चाहिए, मैंने कहा था यकीनन होगी, तो ऊपर यही लिखा हुआ है कि आप इनकी जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स, जो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनती है, उसको आपने उसको रिड्यूस्ड एचिलोन फॉर्म या एचिलोन फॉर्म में कन्वर्ट करके फिर इन सिस्टम्स को सॉल्व करना है। यानी हम इसको इन सिस्टम्स को सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर 12 तक, जो है वो हम इन सिस्टम्स को सॉल्व करेंगे गॉस जॉर्डन मेथड से। यानी हम इनकी ऑगमेंटेड मैट्रिक्स लेके तो उसको किस में करेंगे? रिड्यूस्ड एचिलोन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। लेकिन अब आप मुझे कह सकते हैं कि सर ये तो हमने पीछे कर लिया हुआ है। अब उन क्वेश्चन में और इनमें फर्क ये है कि आप देखिएगा कि आगे जो कॉलम वेक्टर होता है जो एंड पे, जैसे b1 b2 b3 है, इसकी आगे पार्ट्स में वैल्यू दी गई है, यानी कहीं 2 पार्ट है कहीं 3 पार्ट है। और इनमें जो सबसे लेंथी क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 12 है, वो मुझसे मॉर्निंग वालों ने करवाया था। तो ये देखिए वो ऊपर सॉल्व्ड है, ये देखिएगा क्वेश्चन नंबर 12 अगर आप देखें तो वही सबसे लेंथी क्वेश्चन है आपके, ये जो क्वेश्चन है इनमें। तो इनको सॉल्व करने का तरीका ये है कि एक तरीका तो ये है कि हम सिर्फ b1 b2 b3 को ही ले ले, तो उस तरह से हम इसको जब रिड्यूस्ड एचिलोन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो फिर हमारे पास जो है वो b1 b2 b3 की फॉर्म में सॉल्यूशन आ जाएगा, और एंड पे हम जिसकी वैल्यू 1 वाली 2 वाली या 3 वाली पुट करते जाएंगे उससे हमें सॉल्यूशन आता जाएगा। लेकिन इससे भी ज्यादा इजी वे ये है, उसमें आपको जरा मैनिपुलेट करने में यानी रो ऑपरेशन करने में जरा थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है। लेकिन इससे भी ज्यादा इजी वे जिससे मैंने अभी ये किया है वो ये है कि जब आप ऑगमेंटेड मैट्रिक्स लिखते हैं
तो आपको पता है पहले तो आप मैट्रिक्स की कोफिशिएंट्स की मैट्रिक्स लिखते हैं, यानी 1 3 5 -1 -2 और 0 इस सूरत में, और 2 5 और 4, और आगे लाइन लगा के आपने आगे लिखना होता है B1 B2 B3। लेकिन B1 B2 B3 लिखने की बजाय ये देखें, ये जो पहला दिया हुआ है क्वेश्चन, उसने पहला पार्ट, उनकी वैल्यूज लिखने, ये वाला जो है ये देखें 1 0 और -1, फिर एक और लाइन लगा के आप लोग दूसरा पार्ट जो दिया हुआ है ये वाला, जिसको मैं सर्कल कर रहा हूँ 0 1 और 1, उसकी वैल्यू लिख ले, ये वाली पहले कॉलम में मैंने 1 पार्ट की, दूसरे कॉलम में मैंने सेकंड पार्ट की, और तीसरे कॉलम में मैंने -1 और 0 थर्ड पार्ट की वैल्यू ये वाले इस कॉलम में मैंने लिख दी। यानी अब ये है कि जब मैं उस मैट्रिक्स को, ये जो कोफिशिएंट्स की मैट्रिक्स है, इसको जब मैं रिड्यूस्ड एचेलॉन फॉर्म में लिखूंगा, कन्वर्ट करूंगा, तो ऑटोमेटिकली जो है आपके पास पहले दूसरे और तीसरे तीनों पार्ट्स का आपके पास आंसर आ जाएगा। पता चला ये कैसे लिखा है, पहले ये बताएं। यस सर, चला। ठीक है। अब आगे आपने, हम जब से आपको मैंने लीनियर अलजेब्रा स्टार्ट कराया, मैंने पहले दूसरे लेक्चर में ही आपको बताया था कि टोटल जो है वो 3 रो ऑपरेशंस होते हैं, और ये जब तक हम लीनियर अलजेब्रा करते रहेंगे, कहीं भी मैट्रिक्स आ गई, हम 3 रो ऑपरेशंस कहीं ना कहीं इन तीनों में से एक या तीनों ही यूज करते रहेंगे। अब हमने 3 रो ऑपरेशंस मैं रिपीट कर देता हूं, वैसे तो आपको छुट्टियां के बाद आप लोग क्लास ले रहे हो, तो इस वजह से मैं, वरना तो आपको पहले काफी दफा हम लोग यही काम करते रहे छुट्टियों से पहले, कि पहला रो ऑपरेशन ये है कि आप किसी भी रो को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सेकंड रो ऑपरेशन ये था, आपको बताया कि आप किसी भी रो को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके किसी और रो में ऐड कर सकते हैं। थर्ड रो ऑपरेशन मैंने आपको ये बताया था, कोई सी भी 2 रोज को आप इंटरचेंज कर सकते हैं। ठीक है, यही 3 रो ऑपरेशंस बताए थे, और अब इन तीनों रो ऑपरेशंस में से कोई एक डिफरेंट रो ऑपरेशन यूज करके हम लोग ये जो मैट्रिक्स ऑफ कोफिशिएंट है, इसको रिड्यूस्ड एचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो रिड्यूस्ड एचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करना मैंने आपको पहले बताया। सबसे पहले ये जो है कि फर्स्ट रो का जो नॉन जीरो लीडिंग एलिमेंट है वो क्या आना चाहिए, 1। तो लकीली ये देखिए जिसपे मैंने गुड लगाई है ऑलरेडी पहले ही 1 है। ठीक है ना, फर्स्ट रो का जो नॉन जीरो लीडिंग एलिमेंट है वो क्या आना चाहिए, 1, तो वो पहले ही 1 है। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको बताया था कि जब लीडिंग एलिमेंट 1 आ जाए तो उसके नीचे उस कॉलम में निचली जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे क्या आने चाहिए, 0 आने चाहिए। यानी यहाँ भी 0 आना चाहिए और यहाँ भी क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। लेकिन हम इसको डायरेक्ट तो नहीं कर सकते, हम सिर्फ रो ऑपरेशन के थ्रू कर सकते हैं। तो ये देखिए, अगर आर यानी सेकंड रो में फर्स्ट रो को मैं ऐड कर दूं, यानी ये वाला ऑपरेशन करूं, तो आपको पता है इसके नीचे 0 आ जाएगा। इसी तरह से अगर मैं फर्स्ट रो को -2 से मल्टीप्लाई करके थर्ड रो में ऐड कर दूं, तो फिर सेकंड वाला भी एलिमेंट क्या बन जाएगा, 0। तो ये 2 रो ऑपरेशन जो है ये हम करने लगे हैं। आपको ये भी बताया था कि जो फर्स्ट रो होती है, यानी जिसके थ्रू हम ऑपरेशन कर रहे होते हैं, सॉरी फर्स्ट रो नहीं, जिस रो के थ्रू हम ऑपरेशन कर रहे होते हैं वो रो जो है वो अनचेंज रहती है, और जिस रो के ऊपर ऑपरेशन कर रहे होते हैं सिर्फ वो चेंज होती है। तो इस सूरत में इसका मतलब है फर्स्ट रो जो है वो अनचेंज रहेगी, वो तो ऐसी की ऐसी हम लोग लिख देंगे, लेकिन सेकंड और थर्ड रोज जो है वो चेंज हो जाएंगी। तो ये देखें, ये जो फर्स्ट रो सारी की सारी ऊपर जिस तरह से लिखी हुई है उसी तरह मैंने ये वाली लिख दी, ये जिस पे मैंने अभी लाइन लगाई है। ठीक है, आगे देखिए मैं पहला रो ऑपरेशन करने लगा हूं, यानी R2 में मैंने R1 को ऐड करना है। तो ये देखिए 1 में -1 ऐड होगा तो क्या आ जाएगा, 0। उसके बाद 3 में -2 ऐड होगा तो आंसर क्या आ जाएगा, 1, यानी 3 - 2 क्या आ जाएगा, 1। उसके बाद 5 में 0 ऐड होगा तो क्या आ जाएगा, 5। उसके बाद 1 में 0 ऐड होगा तो क्या आ जाएगा, 1। 0 में 1 ऐड होगा तो क्या आ जाएगा, 1। -1 में -1 ऐड होगा तो आंसर क्या आ जाएगा, -2। पता चला ये कैसे आया? यस सर। जी भाई, क्लियर है ना? ये तो आपको मिड से, ये छुट्टियों से पहले तो हम काम ही यही करते रहे, पता ही है आपको। उसके बाद जी सर। आगे देखिए, आगे हमने रो 1 को -2 से मल्टीप्लाई करके रो 3 में ऐड करना है। जब 1 को -2 से मल्टीप्लाई करके 2 में ऐड करूंगा तो यहाँ क्या आ जाएगा, 0। आगे 3 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, -6। 5 में ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, -1। इस तरह 5 को जब -2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, -10, और 4 में ऐड करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा, -10 + 4 क्या आ जाएगा, -6। इसी तरह 1 को -2 से मल्टीप्लाई करोगे तो -2 आ जाएगा, -1 में ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा, -3। 0 को जब -2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ही रहेगा, तो जब उसको 1 में ऐड करोगे तो वो 1 ही रहेगा। इसी तरीके से -1 को जब -2 से मल्टीप्लाई करोगे तो +2 हो जाएगा, और 0 में ऐड करोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, +2 आ जाएगा। ठीक है,
ये तो हो गया हमारे पास। ये हमने पहला क्या किया कि फर्स्ट नॉन जीरो लीडिंग एलिमेंट जो है उसको 1 बनाया और फिर उसके नीचे 0 बनाए। सेकंड, अब सेकंड रो पे आ जाएं। अब सेकंड रो का जो नॉन जीरो लीडिंग एलिमेंट है वो 1 होना चाहिए। तो ये देखें मैंने ऑलरेडी सर्कल किया हुआ है कि सेकंड रो का जो नॉन जीरो लीडिंग एलिमेंट है वो 1 ही है। अब जब ये 1 आ गया तो इसके, अब हम चूंकि रिड्यूस्ड एचिलोन फॉर्म बना रहे हैं तो इसके ऊपर और नीचे 0 आने चाहिए। तो ऊपर 0 लाने के लिए हम रो 2 से ये ऑपरेशन करेंगे कि रो 2 को -3 से मल्टीप्लाई करके रो 1 में ऐड कर लेंगे, ये जो रो ऑपरेशन है। और नीचे 0 लाने के लिए हम क्या करेंगे, रो 3 में रो 2 को क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। ये देखें तब नीचे 0 आ जाएगा। तो अब ये देखें ये रो ऑपरेशन किए हुए हैं आपके सामने। अब आप मुझे ये वाला रो ऑपरेशन खुद से चेक करके बताएं कि आपको समझ आती है कि नहीं। अगर नहीं आती तो फिर मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। यानी ये 2 रो ऑपरेशन जिस पे मैंने गुड लगाया, ये हो के ऊपर वाली मैट्रिक्स जो है ये नीचे वाली बन जाएगी। तो देखें अगर कहीं पे आपको कोई कंफ्यूजन नजर आती है तो मैं 1 मिनट बाद आपसे पूछता हूँ कि आपको पता चल गया है कि नहीं कि ऑपरेशन जो भी कैसे हुए हैं, ठीक है। अगर नहीं चला तो फिर मुझसे पूछें।